हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा आज के इस नए चैप्टर में जिसका नाम है राष्ट्रपति, जो कि चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के नए चैप्टर को उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जस्ट जो पीछे चैप्टर पढ़ा था उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां, तो जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति को बेहतर ढंग से समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सभी हमने टैकल किए थे, उसी तरह आज हम लोग उपराष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा कि यदि हमसे कोई पूछ दे कि उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो उसे अच्छे से हम पढ़ा भी सकें। तो दोस्तों पढ़ना ही क्या, वैसे जो हम कभी पढ़ा ना सके किसी को। दोस्तों सीखने का मतलब यही होता है कि मैं ऐसे सीख लें कि किसी को सिखा सकें, और केजीएन फैमिली में हम लोग सभी ये कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति को। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं पॉइंट को मैं भी करूंगा इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ बेसिक बातें। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में यूएस से, अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका से प्रेरित इस पद में कुछ बेसिक चीजें जोड़ी गई। जैसे जब हमारे संविधान में वरीयता क्रम, ठीक है, वरीयता क्रम निर्धारित की जाती है, तो पहले होते हैं राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। इस प्रकार से केंद्र के कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति दूसरे वरीयता क्रम में आते हैं और पहले नंबर पे कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो इसी दूसरे वरीयता क्रम वाले उपराष्ट्रपति की पद के संबंध में हम लोग पढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो चीजें आपको यहाँ से रखना है, यूएसए से वरीयता क्रम में कौन सा क्रम दिया गया है, दूसरा क्रम दिया गया उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब आते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अर्थात भारत के लिए उपराष्ट्रपति वो 21 अनुच्छेद में है, 63 में, और 64 में बताया गया है कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये किस में दिया है, 64 में। और एक इनका दो कार्य होता है मुख्य रूप से, एक 63 में पद हो गया, एक कार्य होता है सभापति के रूप में, और दूसरा कार्य होता है यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन के संबंध में अनुच्छेद 70 में प्रावधान है। तो तीन ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। इसके अलावा भी बहुत चैप्टर है, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, यदि समय मिले तो निश्चित रूप से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये तीन अनुच्छेद देखेंगे। 63 में उनके पद का वर्णन है, 64 में उनके सभापति के रूप में कार्य का वर्णन है, और 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में उनका निर्वहन का वर्णन है। अब आते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को बारी बारी हम लोग डील करते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं उनकी योग्यता पे। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, हमारे संविधान में बताया गया है। तो योग्यता के संबंध में आप हमेशा याद ये रखेंगे कि सभी योग्यताओं में 4 प्रमुख योग्यताओं में ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ा था कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हो। इसका मतलब यह है कि कुछ समय भी बाकी होगा तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं। अगर तीसरा, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि लोकसभा में चुने जाने योग्य, और यहां उल्टा कर देंगे, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। ये चौथा हम लोग पढ़े थे।
ठीक है, मतलब कि पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ये 4 होते हैं जब किसी व्यक्ति में उपराष्ट्रपति में योग्यता होने जरूरी होते हैं। राष्ट्रपति चैप्टर में भी हम लोग देखे थे, तो थोड़ा कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, कई बार जब हायर लेवल के एग्जाम देते हैं तो कंपेरिजन में कुछ पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित योग्यताओं में वो कौन सी योग्यता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अलग अलग होते हैं। तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि ये वाला, अगर यही योग्यता है कि अगर ये और जनसंख्या को देखें तो आधी जनसंख्या इसको फुलफिल करती है, तो क्या ये पूरी जनसंख्या हमारी है, उन्हें मौका मिलेगा इस चुनाव में भाग लेने का? तो उसी के संबंध में हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर ये किस स्पेशल कंडीशन जोड़ा जाता है जिससे सभी को यह मौका नहीं मिल पाता। तो वह कंडीशन है कि इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब यहाँ हमने राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ा था, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामांकन दर्ज कराने जाता है तो उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। उसी तरह से उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के दौरान 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो आप ये याद रख सकते हैं, और ये दोनों भी निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए, अर्थात प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों। तो ये निर्वाचक मंडल क्या है और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो इस तरह से हमने योग्यता देखा। अब निर्वाचन देखते हैं। आइए निर्वाचन के पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जिस प्रकार से निर्वाचन का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रकार से होता है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष रूप में होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है और समानुपातिक द्वारा होता है, जिसमें एक विधायक का मत और एक सांसद का मत होता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होती है उसी तरह से सेम टू सेम उसी प्रकार की चुनाव यूज की जाती है उपराष्ट्रपति में। और दूसरी पॉइंट, इसमें निर्वाचक मंडल कौन होते हैं, ये सबसे जरूरी होते हैं। निर्वाचक मंडल अर्थात वो कौन से लोग होंगे जो उपराष्ट्रपति के, ऐसे कौन से लोग होंगे जो मतदान कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो कहलाता है संसद। तो इसमें संसद भी यूज किया जा सकता है, कभी लोकसभा और राज्यसभा आएंगे। और इसमें कैसे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे, हमने यहाँ बताया था लोकसभा और राज्यसभा, इसमें आपको जोड़ देना है सभी सदस्य। दोनों में क्या हो जाएंगे, सभी सदस्य। अब रिकॉलिंग में चलते हैं। राष्ट्रपति चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किया जाते हैं और जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन इसमें सभी सदस्य अर्थात ये इसमें वोट देते हैं। ठीक है, तो यही पे डिफरेंस आ जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या मनोनीत सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहले दिया है राष्ट्रपति में भी चुनाव कर सकते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति में भी चुनाव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं और किसी भी प्रकार से विधानसभा से और विधान परिषद में इसमें मतदान करने का अवसर नहीं मिलता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और इसमें ये वाला जरूर याद रखेंगे, सभी सदस्य। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, इसको डील किया। अब आते हैं शपथ, ये भी हो गया, शपथ पे आते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन के बाद उनके अपने कार्य से पहले शपथ लेना पड़ता है और वो अपना शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख लेते हैं। अर्थात उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो
तो इसमें से बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अपना शपथ किसके समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाते उसी से जुड़ा है त्याग पत्र। अगर उन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण कर लिया, शपथ ले लिया, चूंकि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है, और उन्हें अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले यदि हटने की इच्छा है, वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वो अपना जो रिजाइन है वो किसे सौंपेंगे, सेम यही याद कर लेना है। तो त्याग पत्र भी वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शपथ भी राष्ट्रपति के समूह लेते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। और आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये तो ये उनको देते हैं और ये उनको देते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो कार्यकाल हमने देखा, शपथ देखा, त्यागपत्र भी देखा। अब अगला है हटाने की विधि। चलिए उसको भी हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, सिंपल सा है दोस्तों कि हटने के 2 माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम हो गया वो स्वयं अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो हट जाएंगे। दूसरा माध्यम होते हैं यदि वो किसी प्रकार से संवैधानिक उल्लंघन करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो इसमें हटाने की प्रक्रिया क्या वैसे ही होगी जैसा कि महाभियोग में राष्ट्रपति के समक्ष होता था? तो नहीं, यहाँ कुछ चेंजिंग होते हैं। पहला चेंजिंग ये होता है कि हम वहाँ वियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और इसमें सदैव जो हटाने संबंधित प्रक्रिया है वो राज्यसभा में लाया जाता है, और जब यहाँ से पास होता है तो जाता है लोकसभा में, तब इनको पद से हटाया जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, प्रस्ताव लाया जाता है जिसको आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, तो वह स्व त्याग पत्र दे सकते, जिसमें आपको बताया था मैंने, ऐसा भी भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, तो राज्यसभा में पहले पेश होगा और राज्यसभा में पारित होने के बाद भी लोकसभा में जाएगा, और जब लोकसभा उसे पारित कर देती है तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। शपथ हो गया, त्यागपत्र हो गया, ये थे हटाने संबंधी प्रावधान थे ये। अब आते हैं शक्ति एवं कार्य पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद के 2 कार्य होते हैं। एक राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। ठीक है, तो इसीलिए इनको बेसिक कार्य दिया गया है कि जब तक ये दूसरा वाला कार्य नहीं मिल जाता तब तक ये पहला वाला काम आपको करते रहना है, अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे। और दूसरा कार्य उनका होता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की, अर्थात किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली होता है अचानक त्यागपत्र देने से, या उनकी मृत्यु हो जाने से, या किसी प्रकार से गंभीर बीमार पड़ने से, वो पद से अगर कुछ समय के लिए छुट्टी लेते हैं तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाने लगते हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं। ये उनका बेसिक कार्य जो हमेशा करते हैं, और यह कार्य उनको विशेष अवसर मिलता है। तो जब तक ये कार्य नहीं मिलता है तब तक ये कंटिन्यू रूप से ये करते रहते हैं। जैसे उनको राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलता है कार्यवाहक के रूप में, तो यह कार्य करना छोड़ देते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि उपराष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या वह राज्यसभा का सभापति का रूप कार्य करेगा? तो बिल्कुल नहीं, उस कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस समय जब सभापति के रूप में काम करते हैं तो उनके पास लोकसभा अध्यक्ष के समान पावर होता है और उसी प्रकार से वो शक्तियों का यूज करते हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनमें राष्ट्रपति की सारी शक्ति आ जाती है। जैसा हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की शक्तियों में वो सारी शक्तियां किस में समाहित हो जाएंगी? उपराष्ट्रपति में, जो कि उस समय क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। एक ध्यान देने वाली बात और होती है कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है, कि बल्कि सभापति के रूप में काम करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो 4 लाख रुपए अभी उनका वेतन किया गया है। तो 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सारे वेतन एवं भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 लाख, तो ये मिलने लगेगा उनको। तो वो किस रूप में वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत रेयर है कि किसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिले, अन्यथा उनका पूरा काम करने का, सभापति के रूप में काम करने का समय निकल जाता है। और यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। हमने शक्ति एवं कार्य देखे, मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति की 2 शक्ति और 2 ही कार्य है, एक सभापति के रूप में और एक राष्ट्रपति के रूप में। जब सभापति के रूप में काम करेंगे तो सभा के अंदर जिस तरह से व्यवस्था होगी उस तरह से वो काम करेंगे। जैसे ही वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो पूरे राष्ट्रपति के शक्तियों के मालिक हो जाएंगे, अब पूरी तरह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे। लेकिन इस रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, क्योंकि ये रूल बनाया गया कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे और फिर से राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। जैसे ही वो राष्ट्रपति वहां चुन लिया जाएगा वह पुनः अपने पुराने पद पर आ जाएंगे। तो ये अवधि मैक्सिमम कितनी मानी जाती है? 6 माह की मानी जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ आगे के पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन। वेतन तो हमने देख लिया है, तो राज्यसभा में उनकी स्थिति देखते हैं। तो राज्यसभा में वो सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से सभी सभापति के संबंध में कार्य उनकी शक्ति है, लेकिन राज्यसभा में सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, याद रखेंगे राज्यसभा में वो सभी सभापति जरूर होते हैं लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अब मेंबर नहीं होने का मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो IAS लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सभा के सभापति नहीं होते हैं। तो केवल राज्यसभा वो सदन है जो उस सदन का सदस्य नहीं बन सकता। वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरा, चूंकि अगर ये सदन के सदस्य नहीं है तो किसी भी प्रकार का वोटिंग अगर कराया जाता है राज्यसभा में किसी मुद्दे पर, तो उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते हैं, अर्थात वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वोट नहीं देने का मुख्य कारण होता है कि वे उस सदन के सदस्य नहीं हैं। अगर सदस्य होते तो वो वोट देने का अवसर मिलता, लेकिन क्या कभी भी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको एक पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि यदि राज्यसभा में किसी बिल पर 50-50% मत बंट जाता है, अर्थात 2 पार्ट में मत बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो निर्णायक मत होता है वह मत देने का अधिकार होता है सभापति अर्थात उप सभापति को। ठीक है, जैसे उप सभापति और उपराष्ट्रपति इसमें मत दे सकते हैं। इसमें स्पेशली बहुत रेयर है जब दोनों तरफ मत बट जाएंगे तो निर्णायक मत अर्थात इसे दे देंगे
तो ये जीत जाएंगे, ठीक है। अगर इसे दे देंगे तो ये जीत जाएंगे। तो इस तरह से वो निर्णायक शक्ति दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन से वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी अगर देंगे इनका पलड़ा भारी और इन्हें दे देंगे तो इनका पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उनके चुनाव संबंधी कुछ पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो वो सदैव सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मुद्दा विवाद का कारण बनता है या कहीं पे उससे समस्या आती है तो उस संबंध में निर्णय सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे, अर्थात इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। कभी भी इसकी सुनवाई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक यदि वे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और उपराष्ट्रपति बनने के साथ वो कुछ कार्य कर दिया है तो यदि उन्हें पद से हटाया भी जा रहा है तो उनका कार्य मान्य होंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें बता दूं, जिस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में बहुत कार्य दिखाया है तो वो राष्ट्रपति से पुनः उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पे आते। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा कार्य किए गए समाप्त हो गए, क्योंकि उनको जो दिया गया था वो मान्य होगा और वो कार्य भी उनका माना जाएगा, कार्य भी मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो सारा जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये कौन कराते हैं? तो उसी प्रकार से चुनाव होता है, चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाएगा, जैसा हमने राष्ट्रपति में भी देखा था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस प्रकार से संविधान में उनका पद बनाया गया, उनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक अनुच्छेद कौन से हैं, उनके पद की योग्यता क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका निर्वाचन मंडल कौन से होते हैं, शपथ में कौन कौन प्रावधान है, त्याग पत्र का क्या प्रावधान है, हटाने का काल क्या होता है उनके, फिर शक्ति एवं कार्य से उन्हें बांटे गए और राज्यसभा में उनकी क्या स्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे निर्णय होता है और निर्वाचन आयोग उन पर चुनाव कराते हैं। तो इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति के संबंध में जितने भी बेसिक चीजें जहां से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं उन सभी को देखा। अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप बुक उठाइए, आपके अपने बुक में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बनाइए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाइए और ये देखिए कि क्या आप इस चैप्टर से पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं। अगर हल कर पाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको जीत के ओर लेके जाएगा, जो कि मेरे इस केजीएन टाइम्स कोचिंग की तरफ से यही है कि हम जीत की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, जीतने के लिए एक और कदम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए केजीएन टाइम्स से और अपना सपोर्ट देते रहे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। लव यू ऑल।